अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। हत्या चाहे किसी भी वजह से क्यों ना हो, इसका नजारा बेहद खौफनाक और भयानक होता है। आखिर कोई भी इंसान खूनी इरादों को अंजाम कैसे दे सकता है? मौत का डर हर इंसान के अंदर पलता है, फिर भी कोई भी किसी के लिए मौत ही विकल्प क्यों चुनता है? आज की ये कहानी सिर्फ एक अपराध के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने की जायज जिद के बारे में भी है। और जब जीने की जिद नाजायज लगने लगती है तो हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, कभी अपराध की राह चुन के तो कभी अपराध की भेंट चढ़ के। बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए। कहीं जा रही हो? हाँ, लेकिन आप फिक्र मत करिए, आपके बेटे के साथ जा रही हूँ। आज उन्होंने डिनर प्लान किया है ना मेरे लिए। मेरी विश लिस्ट में से एक विश तो पूरी होगी। मेरा बेटा तुम्हारी सारी विशेष पूरी करेगा। प्यार जो करता है तुमसे इतना। रोनी, वो बैग देना। माँ, ये लो, इसमें आज के कलेक्शन का कैश है। तुम्हें पता है हमारी कंपनी का ना डिपॉजिट स्कीम बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। इसे अच्छे से रख देना, कल बैंक में जमा करवा दूंगा। रख तो लूंगी, पर बहू को बुरा लग गया तो? कैश है। माँ, उसे हर बात का बुरा लगता है। खैर, अभी डिनर के लिए लेके जा रहा हूँ। चले? इतनी बात कर ही रहे थे अपनी माँ से, तो उन्हें भी ले लेते ना साथ में। पैसे का बैग तो थमा ही दिया है तुमने। जरूर तुम्हारी कमीशन के पैसे होंगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे क्या माँ, तुम सच में बुड्ढी हो गई हो, अपने खुद के बेटे से डरती हो। खैर छोड़ो वो सब, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो खाना निकालो। हाँ चल, आजा फटाफट। वैसे माँ, आज भैया भाभी को देखकर ना मुझे बहुत खुशी हुई। दोपहर में फिर दोनों लड़ पड़े थे।
कभी कभी ना मुझे इनके झगड़े से डर लगता है। ये बात बात में बहू को कुछ भी कहने की आदत बहुत बुरी है। वैसे आज भाभी भी काफी सुंदर लग रही थी, है कि नहीं? भगवान ने बहू को रूप तो बहुत दिया है, थोड़ी अक्ल भी दे देते ना तो अच्छा होता। वैसे माँ, ये सब्जी तुमने बनाई है? और नहीं तो क्या, तेरी भाभी खाना बना दी है। तुम्हारे हाथ की दाल, सब्जी और खीर सब एक जैसी लगती है। हाँ हाँ, दाल और सब्जी में मैं थोड़ी चीनी ज्यादा डाल देती हूँ। माँ थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। बस बस हाँ, अब चुपचाप खाना खा ले। बस रोहिणी, बहुत हो गया। माँ के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। अगर तुम्हें जाना है ना, अभी जाओ जाओ। सीधा बोलो ना, मुझसे छुटकारा चाहते हो तुम? हाँ, तलाक के पेपर्स क्यों नहीं बना लेते हो तुम? लेकिन इतना याद रखना ना, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा। बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? तुम्हारे मन की बात तो कह रही हूँ मैं। और वैसे भी ये डिनर मेरी विशलिस्ट के हिसाब से प्लान नहीं हुआ था, बल्कि 1 महीने से तुम ये चाह रहे थे कि मैं कैसे भी करके उस घर की बुकिंग कैंसिल कर दूं। और जो कैश तुमने अपनी माँ जी को दिया है, वो खाता धारकों का नहीं है, बल्कि तुम्हारी कमीशन का है। अच्छे से जानती हूँ मैं। अपनी माँ के कहने पे अपनी बहन के ससुराल वालों को देना होगा ना वो कैश। बताओ, अरे इन्हें तो अपनी बेटी का घर बसाना है, बहू का नहीं। कितना फालतू सोचती हो तुम। मुझे लगता है ना, तुम्हें किसी पागलों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। यार, हर बात का उल्टा मतलब। तुमने ना मेरी जिंदगी नरक बना दी है। मन तो करता है कि... क्या मन करता है तुम्हारा? हाँ, हमेशा तो अपने मन की करते हो तुम। और 5 साल हो गए, आज तक कोई भी विश लिस्ट की मेरी विश पूरी की है तुमने? नहीं की है। कहां से विश पूरी होगी तुम्हारी? तुम्हारे दिमाग में ना विष भरा हुआ है। अब तो बस तुमसे ना छुटकारा मिल जाए। दे दूंगी तुम्हें छुटकारा, छोड़ूंगी तुम्हें, लेकिन उससे पहले पूरे मोहल्ले में से भीख मंगाऊंगी। बहू, ये क्या अनाप शनाप? अभी तुम बहुत गुस्से में हो। चलो अंदर। नाटक मेरे सामने मत करिए आप। और संभालना है ना तो पहले अपने बेटे को संभालिए, और थोड़ी तमीज भी सिखा देना इसे, जो कि आपने नहीं सिखाई है। रश्मि! भैया आप गुस्सा मत करो। कितनी बार बोला है कि बहू कुछ बोले तो सुन लिया करो। जानते हो ना उसका स्वभाव कैसा है। फिर भी माँ, तुझे जो केस किया था ना रखने के लिए, उस बात को लेकर लड़ रही थी, और देखो ना बात को कहां से कहां लेके आ गई। ठीक है, थोड़ी देर में वो शांत हो जाएगी। जब बहू का गुस्सा शांत हो ना, तो सबसे पहले सॉरी बोल देना, और पैसे का बैग मैं दे आती। कोई जरूरत नहीं है, वो पैसे खाता धारकों के हैं। कल मैं ले जाके बैंक में जमा करूंगा। उसे लगता है कि बैंक वालों ने मुझे वो पैसे कमीशन के दिए हुए हैं, और मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ, छुपा रहा हूँ उससे मैं। बहू, ये लो पैसे। खाना गरम कर देती हूँ, खा लेना। मैं जानती हूँ तुम लोग आधे रास्ते से लौट कर आए हो। हाँ, कल तुम्हारा पैसा पूरे इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा, समझा? तुमने जो कैश अपनी माँ जी को दिया है ना, अच्छे से जानती हूँ खाता धारकों का नहीं, तुम्हारी कमीशन का है वो। अपनी माँ के कहने पे अपनी बहन के ससुराल वालों को देना होगा ना वो कैश। बताओ, अरे इन्हें तो अपनी बेटी का घर बसाना है, बहू का नहीं।
एक मिनट, सब कुछ मेरी विश लिस्ट के हिसाब से होगा। लो पढ़ लो। अच्छा, शादी के बाद पति ही मेरा प्रेमी होगा। नॉन रोमांटिक हस्बैंड को बनाऊंगी रोमांटिक। अच्छा, ठीक है। कहते हैं शादी दो अलग इंसानों के एक होने का नाम है। हाँ, आज से हम दोनों एक हैं। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हर उम्र में ऐसे ही रोमांस करूंगा। क्या मुझे रोमांस करने की परमिशन है? हाँ, लेकिन ये सब बहुत ही नॉन रोमांटिक था। बहू सो रही है? उठ गई है, रेडी हो रही है। सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए उसके भैया भाभी के घर पे छोड़ के आ जाऊं। अभी भी गुस्से में है? नाश्ता तो करेगी ना? बहू ने कल रात से कुछ नहीं खाया है। रहने दो ना माँ। अच्छा सुन, बहू ने तुझे पैसे दिए क्या? अरे आज बैंक में जमा करवाना है ना। अच्छा सुनिए, आपका जो 5% बुकिंग अमाउंट है वो कितने का है? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये लो। लो, तुम्हारी बातों पे भरोसा करके कि ये पैसा खाता धारकों का है, कमीशन का नहीं, तुम्हें दे रही हूँ। वैसे 5 लाख रुपए मैंने इसमें से निकाल लिए हैं और बाकी 5 लाख भैया से लेके वो जो सिविल लाइंस में नए कॉम्प्लेक्स में फ्लैट्स बने हैं ना, उसमें से आज एक बुक करना है। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं वहां पर। पता है वहां पे एक नहीं 2-2 गार्डन्स हैं, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, क्या कुछ नहीं है। पता है किड्स के लिए एक बड़ा सा ग्राउंड है वहां पर, और साथ ही साथ सेकेंड फेज में नर्सरी से लेके 5th स्टैंडर्ड तक का स्कूल भी है। देखो ना, हम लोग अगले साल तक अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें फैमिली प्लानिंग भी तो करनी है। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सही तो कह रही हूं मैं। अरे एक अच्छा पति ही एक अच्छा पिता बन पाता है। पैसे दो, बैंक में जमा करवाने। नहीं दूंगी। देखो, हम फ्लैट बुक करेंगे, मैंने सब प्लान कर रखा है। तुमने प्लान कर रखा है? क्या प्लान किया है? हाँ, किसी प्लान को कैसे टालना है ये प्लान करते हो तुम। फ्लैट आज ही बुक होगा। पागल हो गई हो? पैसे कहाँ रखे? पैसे निकालो। नहीं बताऊंगी मैं। तुमने ना आज तक मुझे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया पिछले 5 साल से। किसी भी विश को पूरा किया तुमने मेरी? रिश्ता चाहे जो भी हो, हर मर्द एक जैसा ही होता है। मेरे पिता ने भी मेरी सारी विशेष को टाला है, और अब तुम भी वही कर रहे हो। अब और बेवकूफ नहीं बनाने दूंगी मैं खुद को।
बेवकूफ, बेवकूफ तुम हो। क्या कर रहे हो? पैसे कहाँ रखे हैं? नहीं बताऊंगी। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। कहाँ रखे हैं पैसे? नहीं बताऊंगी। तुम्हें जो करना है करो। अपनी विश लिस्ट के चक्कर में ना तुमने सबकी जिंदगी नर्क कर रखी है। क्या कर रहे हो? नहीं है वहां पे पैसे। अरे दो इधर मुझे पैसे, दो मुझे। पैसे मुझे छोड़ो। वो फ्लैट बुक करना है। छोड़ो पैसे। जब देखो तब पैसे पैसे पैसे। कभी मजबूरी समझती हो मेरी? पैसे चाहिए इन्हें। रमेश, बहू, बहू, ये क्या हो गया? छोड़ो मुझे। अब देखना कैसे तुम सबको खून के आंसू रुलाऊंगी मैं। ए, छोड़ छोड़। ए, क्या कर रहा है? छोड़। हेल्प हेल्प, बचाओ। हेल्प हेल्प, बचाओ। ए, छोड़। अरे कोई मदद करो। छोड़। हेल्प, बचाओ बचाओ। हेल्प। छोड़ छोड़। छोड़। हेल्प हेल्प हेल्प। कोई है क्या? मदद करो प्लीज, बचाओ। ए, रुक रुक रुक। छोड़ छोड़ छोड़। आप ठीक हो ना भाई साहब? आप? हाँ। रमेश, ये क्या हो गया? ये चोट कैसी लगी? अरे कुछ नहीं माँ, बताता हूँ। आजो बैठो। कैसे चोट लगी? क्या हो गया तुझे? अरे कुछ नहीं माँ, बैंक गया था ना पैसे जमा करने, वहाँ 2 गुंडे मिल गए थे। छीना झपटी में थोड़ा चोट लग गई, पर चिंता की कोई बात नहीं है, पैसे सेफ है, मैंने बैंक पे जमा करवा दिए। कहीं बहू ने तो, तुम्हारे चाहते ही बहू ने गुस्से में किसी को फोन किया था? माँ वो बदतमीज है, जिद्दी है, पर इतनी बुरी नहीं है कि मेरे पीछे गुंडे लगा दे। वैसे है कहाँ, दिख नहीं रही। इतना कुछ सुनाने के बाद क्या वो घर में रुकती? मुझे भला बुरा सुना के खुद अपने भाई के घर चली गई। कोई बात नहीं, मैं अभी जाके ले आता हूँ। वैसे भी आज दिन में मैंने उसे धक्का दे दिया था, चोट लगी होगी उसे, और देखिए ऊपर वाले ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी। ऐसा नहीं सोचते बेटा, अब गई है तो 2-4 दिन रुकने दे, जब मन हल्का हो जाए तो जाके लेके आना। ये भी ठीक है। अरे अब तुझे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं माँ, चलते चलते पैर मुड़ गया था, मोच आ गई, ठीक हो जाएगा। तुझे तो पता ही है, बेढंगा चलने की आदत है मेरी। ये भैया को क्या हुआ? अरे वो कुछ नहीं, ऐसी थोड़ा चोट लग गई। हे भगवान, मेरे घर के लड़के को किसकी बुरी नजर लग गई है? माँ 1 मिनट। हाँ। हेलो, मीठानगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर नित्या पाठक बोल रही हूँ। आप पुलिस स्टेशन आ जाइए प्लीज। पुलिस स्टेशन? क्यों? आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है।
आपकी वाइफ ने घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी का केस किया है। एफआईआर लिखने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार आपस में बात कर लें। देखिए, ये बात आगे अदालत तक तो पहुंचेगी, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप लोग आपस में ही ये बात सुलझा लें। जी मैम। रोहिणी, आप लोग बात करो, मैं आती हूँ। कैसा लग रहा है पुलिस स्टेशन में आकर तुम्हें? शुक्र मनाओ कि सिर्फ तुम्हें जेल की हवा खिलाने जा रही हूँ, वरना मैं चाहती तो तुम्हारे माँ और भाई को भी इस हाल में ला सकती थी। रोहिणी देखो, तुम ये गलत। यार एक बात बताओ, हम लोग अपने घर के मैटर को क्या कोर्ट कचहरी में डिस्कस करेंगे? रोहिणी प्लीज कंप्लेंट वापस ले लो, हम लोग आपस में सुलझा लेंगे ना। आज सुबह जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। 5 साल हो गए हमारी शादी को रमेश, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो मेरे साथ, और मैं हमेशा माफ करती आई हूँ तुम्हें। कभी मेरी जरूरतों के लिए समझौता किया है तुमने? नहीं किया है। हमेशा माँ, भाई, काम और वो अपनी शादीशुदा बहन के लिए किया है जो किया है। मुझसे ज्यादा तुम्हें अपनी बहन की जरूरतों की फिक्र है। अरे मेरा भाई भी तो है, पता है वो मुझसे ज्यादा अपनी पत्नी की फिक्र करता है, और मुझे खुशी होती है। यार रोहिणी, तुम्हें अच्छे से पता है मेरे अकेले की गलती नहीं है, तुम्हारी भी तो गलती है। तुम भी तो छोटी छोटी बातों को दिल का ताड़ बना देती हो। अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ ऐसे देख के? हाँ, अच्छा लग रहा है। अरे रुको रुको बहू, ये क्या कह रही हो? बेटा, अपनी बहन को समझाओ ना। मेरी बहन ने कुछ गलत नहीं किया, और जीजा जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऊपर से हाथ उठाते हैं वो। देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, केस वापस ले लो, वापस ले लो केस। और मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे घर की बुकिंग के लिए, वो मैं पैसे दे दूंगी। ऐसे घर थोड़ी ना बसता है। केस वापस ले लो। रोहिणी, ये वो लोग हैं जिनके साथ तुम 5 साल से रह रही हो। एक मौका दे के देख लो। वैसे मैं भी एक औरत हूँ, बहुत सारी खुशियाँ महसूस करने के लिए होती है, हासिल करने के लिए नहीं। और घर तो तब बनता है जब औरत खुद को टूटने नहीं देती, है ना? मैं ये नहीं कहती कि अन्याय को बर्दाश्त करो, लेकिन इतना ख्याल रखना चाहिए कि न्याय का रास्ता अन्याय ना हो। डोमेस्टिक वायलेंस एक संगीन जुर्म है, जो इल्जाम तुम अपने पति पर लगा रही हो। आगे तुम्हारी मर्जी। उस दिन रोहिणी ने केस वापस ले लिया। रमेश ने भी वादा किया कि वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी देकर घर की बुकिंग कर दी। पारिवारिक माहौल अचानक से ठीक हो गया था। रोहिणी ने भी अपनी शिकायतें, अपनी लड़ाइयां कम कर दी और पहले से ज्यादा खुश नजर आने लगी। रमेश और रोहिणी के बीच पति पत्नी वाला प्यार और अंडरस्टैंडिंग लौट आया। लेकिन अचानक एक दिन एक सच पर से ऐसा पर्दा उठा कि पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। हाँ बोल। अरे यार कितना टाइम लगाता है फोन उठाने में? बोलना क्या हुआ? सुन, भाई आज फिर से ना कैश जमा करने बैंक जाने वाला है। इस बार अपना प्लान फेल नहीं होना चाहिए, समझा? तेरा भाई बहुत जीवट इंसान है यार, उससे पैसा छीनना आसान नहीं होगा। अरे तो इस बार डराने के लिए असली सामान किराए पे ले लेते हैं। अबे पागल है क्या? गलती से चल बोल गया तो? अरे बस हवा में फायरिंग करेंगे डराने के लिए, और सामान मेरे पास रहेगा। तुझे जितना बोला है ना उतना ही कर, समझा? ठीक है, आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी निकलता हूँ, बाय। विश्वास नहीं हो रहा है कि तू मेरी कोख से पैदा हुआ है। अपने भाई को लुटने की साजिश कर रहा है। कर नहीं रहा है माँ, एक बार कोशिश कर चुका है। ये दिन देखने से पहले मैं सच में अंधी हो जाती, मर कब जाती तो अच्छा होता। आप लोग पुलिस को फोन लगा रहे हो या मैं लगा दूं? नहीं वो पुलिस को नहीं, इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम दोनों माफ कर दो इसे, आगे से कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा। सांप को अगर आस्तीन में पालोगे ना तो एक दिन जहर हलक में उतार देगा। अब देखो, या तो ये इस घर में रहेगा, और अगर रहेगा तो पुलिस आएगी और ये जेल जाएगा। माँ, इसे बोल दे यहाँ से चला जाए, और जब तक हम लोग नए घर में शिफ्ट नहीं हो जाते
इस घर के आसपास भी ना दिखे। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। ये नालायक कुछ काम धाम तो करता नहीं है। इसे रहने दे यहाँ पे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ ना। माँ सुनो, या तो तुम इसे इस घर से निकालोगे या फिर पुलिस आएगी और इसे जेल लेकर जाएगी। घर या जेल, तुम्हें फैसला करना है। तुम्हारा भाई है। देखा मैं कैसे गुस्से से गया? उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है। माँ, उसे महसूस होना चाहिए। ये गलती माफ करने लायक नहीं है। माँ, देखिए, मैंने आपकी मम्मी की आंखों का चेकअप कर लिया। उनकी दोनों ही आंखों में मोतियाबिंद है, जो पक चुका है। अगर हफ्ते भर के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो रेटिना डिटैच हो सकता है, फिर आंखों की रोशनी भी जा सकती है। वैसे डॉक्टर साहब, ऑपरेशन का खर्चा कितना आएगा? यही 1.5 लाख रुपए तक आएगा, अगर बेटर क्वालिटी के लेंस लगवाएंगे। क्या कहा डॉक्टर ने? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? कुछ तो बोलो, मुझे तो बता ही सकते हो। तुम जब ऐसे चुप रहते हो ना तो मुझे तो बहुत अजीब लगता है। ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1.5 लाख का खर्चा है। 1.5 लाख? इतना सारा पैसा देंगे हम? 1.5 लाख? देखो, हमारे घर के पीछे ग्राउंड है ना, वहां पे हर 3 महीने में सीनियर सिटीजन्स के लिए कैंप लगता है। माँ जी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन वहां फ्री में हो जाएगा, वहीं से कराएंगे ऑपरेशन। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन 1 हफ्ते के अंदर करना पड़ेगा, वरना। अरे डॉक्टर की क्यों सुनते हो तुम? डरा के कमाते हैं वो, इलाज करके नहीं। मेरे फूफा जी को भी पता नहीं क्या क्या भूलो मत, माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी हमें हमारे घर के लिए दे दी थी। हमारा फर्ज बनता है। हमारी समझदारी भी तो कुछ बनती है कि नहीं? जो काम बिना पैसे के हो सकता है उसके लिए इतने सारे पैसे लुटाने हैं तुमको। और शायद तुम भूल चुके हो, इस महीने हमें 5% की एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। अरे तो पेमेंट अगले महीने कर देंगे इंटरेस्ट के साथ। भूलो मत, अगर माँ के पास 7 लाख रुपए हो। तुम ये 7 लाख रुपए मुझे बार बार मत गिनाया करो। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने हम पे, तुम्हारी कमाई के पैसे तो है वो। ऑपरेशन कैंप में होगा बस। नहीं, माँ का ऑपरेशन कैंप में नहीं होगा और मैं देर नहीं कर सकता। क्यों, माँ मर जाएगी क्या? बेटा, बहू ठीक ही तो कह रही है। मैं मर भी जाऊं तो क्या बिगड़ जाएगा? कैंप लगेगा तो ऑपरेशन करा लेंगे, पर तुम दोनों लड़ो मत। लेकिन ईश्वर से अभी यही प्रार्थना है कि मुझे जल्दी से उठा ले। माँ, सारा किया करा बेकार हो गया भाई। सामान का भी इंतजाम हो गया और साला काम भी नहीं हुआ। उस बदतमीज औरत की खोपड़ी में ना अभी उतार दूंगा। फांसी हो जाएगी भाई। भाई ऐसे काम के लिए ना प्लानिंग की जरूरत होती है। अरे फ्लॉप हो गया यार प्लान अपना। करते हैं कुछ बढ़िया प्लान और करते हैं तुम्हारी रोहिणी जी का काम तमाम। वैसे भाई
तेरे और तेरे भाई की तो जिंदगी झंड हो गई यार। तू तो मूड खराब मत कर यार। चला बैठ बैठ पीते हैं, आजा। मुझे नहीं पीना। अरे आप पीते हैं यार। हाँ उठा उठा। अच्छा सुनो, नाश्ता तैयार है। चाहे तो करके जा सकते हो। तुम्हारी माँ को भी बोल दिया है मैंने, डाइनिंग टेबल पर रखा है। ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा क्या? देख रहा हूँ। ये वही लड़की है जो अपनी विश लिस्ट में छोटी छोटी ख्वाहिशों को लिख के जिंदगी सजाती है, पर असली जिंदगी की खुशी उसे मालूम ही नहीं। रोहिणी जी, जिंदगी में कई बार अपने निजी स्वार्थ को भूलना पड़ता है। जिंदगी की खुशी दोगुनी हो जाती है। मेरे पिता भी यही कहते थे। जिंदगी भर मैंने अपनी खुशियां उनके लिए कुर्बान की है। पता है, मेरे छोटे भाई की पढ़ाई के लिए उन्होंने मेरी पढ़ाई रुकवा दी। हमेशा मैंने अपनी खुशियों की आहुति दी है। जिंदगी भर समझौते किए हैं, सिर्फ समझौते। तुम्हारे साथ भी वही कर रही हूँ, समझे? लेकिन अब नहीं। कल रात को जो तुमने माँ से अपशब्द बोले हैं ना, उसके लिए माँ से जाके माफी मांगो। अगर माँ ने माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगा। माफी मांगे मेरी जूती। तुम कौन होते हो मुझे माफ करने वाले? सुनो, ये पति परमेश्वर होता है ना वाली सोच की औरत नहीं हूँ मैं, समझे? परमेश्वर बनने का शौक नहीं है मुझे। कल रात तुम अपनी हद पार कर चुकी हो। मेरी हद तय करने वाले तुम कौन होते हो? मुझे बहस नहीं करनी है। तुम माँ से चुपचाप जाके माफी मांगो। नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। माफी तुम्हें मांगनी पड़ेगी। सुनो मेरी बात। माफी मांगो, नहीं तो मेरे से कुछ अनर्थ हो जाएगा। नहीं मांगूंगी माफी, नहीं मांगूंगी माफी, नहीं मांगूंगी। चल हट। रोहिणी, रोहिणी दरवाजा खोल। रोहिणी, रोहिणी दरवाजा खोलो। बेटा, तुम्हें मेरी कसम। रुक जा, जा तू अपना काम कर, बैंक जा। थोड़ी देर में बहू का गुस्सा शांत हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इस औरत ने बहुत पागल कर दिया है मुझे। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए? हर एक चीज सहता हूँ, अब नहीं निभाया जा रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते बेटा। शांत हो जा। अब नहीं निभाया जा रहा है। शांत हो जाओ, ऐसा नहीं कहते। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
हाँ हाँ, मैंने कहा तो था कि मैं आऊंगी, तुमने सुना नहीं होगा। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोलो। बहू, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। बहू, ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने बहुत कोशिश की तुझे माफ करने की, पर कर नहीं पाया। आज तुझे सजा देके मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये है ना तेरी विश लिस्ट वाली डायरी? क्या लिखा है इसमें? पहली विश, शादी अजनबी से। अरे तेरी पहली विश तो पूरी हो गई ना। शादी के 5 साल बाद भी तू मुझे अजनबी जैसा ही ट्रीट करती है। दूसरी विश, रोमांस पति के साथ कश्मीर की वादियों में। हाँ? अरे पहली रात से कोशिश कर रहा हूं, पर तुझे मैं हमेशा रोमांटिक ही लगा। प्लान किया था कश्मीर जाने का, पर तुझे पता है उसी साल पिताजी की मौत हो गई। फिर तब से चल रहा है, आज तक चलता ही आ रहा है। तीसरी विश क्या है? शादी के दूसरे साल एक बंगला बने न्यारा। हाँ? अरे कोशिश तो कर रहा हूं, अब नहीं कर पाया तो क्या करूं? मेरे सर में मेरी बहन की भी जिम्मेदारी थी। तेरा पति होने के साथ साथ मैं किसी का भाई भी हूं। क्या ये जिम्मेदारियां मायने नहीं रखती हमारे जीवन में? हाँ? चौथी विश क्या है तेरी? हाँ? शादी के 5 साल बाद हम दो, हमारे दो ट्विंस। तूने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। हर बार तूने यही कहा कि जो इंसान जिम्मेदार पति नहीं बन सकता वो पिता क्या खाक बनेगा। कितनी अजीब बात है ना।
तू अपनी विश पूरी करने के चक्कर में मेरी जिंदगी में जहर घोलती गई और मैं तेरी सारी विश पूरी करने के लिए कोशिश करता रहा पर हर बार असफल हुआ। क्या करूं? ये तेरी विश लिस्ट वाली डायरी है ना, इसमें आज मैंने भी एक विश लिखी है। सुनाऊं? जिएंगे तो तुम्हारे साथ और मरेंगे तो तुम्हारे साथ। सारे फसाद की जड़ ये डायरी ही है ना? आज इसे ही जला के खाक कर दूंगा। क्या हुआ? डर रही है तू? अरे पागल, तुझे तो खुश होना चाहिए। अपनी एक विश पूरी करके तुझे तेरी सारी विशों से आजाद कर रहा हूं। माँ, भैया बहुत अच्छे आदमी थे माँ। वो तो सिर्फ माफ करना जानते थे और मैंने भैया से ही पैसे लूटने की कोशिश की। मैम, अगर मैंने भैया की जिम्मेदारी को थोड़ा सा भी बांटा होता ना, तो आज वो भाभी की सारी विश पूरी कर पाते और शायद भैया और भाभी में कभी झगड़ा नहीं होता माँ। आज भैया और भाभी जिंदा होते माँ। मेरी बहू बिल्कुल बुरी नहीं थी। उस दिन झगड़े के बाद जब रमेश बैंक गया तो उसने मुझसे माफी मांग ली थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपको ना जाने क्या क्या अनर्थ बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं बहुत नहीं, तू बिल्कुल बुरी नहीं है। मैं माँ हूं ना। और पता है, भगवान जब रूप ज्यादा दे देना तो अक्ल देने में कंजूसी कर ही लेता है ना? जुर्म का ना कोई अपना चेहरा होता है और ना ही उसका अपना कोई स्वभाव। जुर्म हमेशा जिंदगी में और जिंदगी के आसपास हो रही उथल पुथल का ही नतीजा है। जब हम अपनी जिंदगी में अपने मन के खिलाफ उपजी परिस्थितियों को नहीं संभाल पाते तो अक्सर कड़वाहट घर कर जाती है और फिर ये जुर्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है। रोहिणी और रमेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों ही एक दूसरे के मन के खिलाफ वाली परिस्थितियों को नहीं संभाल पाए और एक साधारण अनबन से शुरू हुई यह घटना दोनों के लिए मौत का कारण बन गई। अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो अलर्ट रहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां आपके मन में जुर्म का कोई चेहरा गढ़ रहा हो। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।